क्या हो गया? वर्क डन। हाँ, कल जो हमारा वर्क निकल कर आया था, वर्क कितना था आपका? पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क बराबर पी कॉस थीटा वन माइनस, यही था। चलो ठीक। अच्छा, ये वर्क किसने किया? हम लोगों ने। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करेगी? इसका अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करेगी? इसका अपोजिट। तो क्या हो जाएगा? माइनस का पी। ये वर्क डन बाय किसके द्वारा है? ये आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, यही तो है, एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स। तो ये हो जाएगा माइनस का पी कॉस थीटा वन माइनस का कॉस थीटा टू। ठीक है, ये आपके पास आ गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। हो गया इतना? अब मान लो इनिशियल पोजीशन क्या थी? इफ थीटा वन इज 90 डिग्री, मतलब इनिशियली डायपोल कैसा था? परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ था। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क हुआ वो थीटा टू इक्वल टू थीटा है। अच्छा, थीटा कहां से मेजर करते हैं? हमेशा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ, और हमारे पास ये डायपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, 12 लेंथ का। तो हम इसी की डायरेक्शन से ही एंगल को मेजर करेंगे। तो थीटा वन कितना था? 90 डिग्री इनिशियली। अब थीटा हो सकता है आपका लेस देन 90 हो या फिर ग्रेटर देन 90 हो। ठीक है, तो ये आपके पास थीटा है। हाँ, तो डब्ल्यू ई कितना आएगा बताइए? या फिर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो स्टोर हुआ वर्क, वो डब्ल्यू ई इक्वल टू, हाँ, कितना हो जाएगा? पीई कॉस थीटा वन कितना है? 90। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस पीई कॉस थीटा। सही है, तो ये वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा है? वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी में अगर हम बात करें कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल सोर्स, जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा वो क्या होगा? वर्क डन बाई एक्सटर्नल सोर्स। हम जो वर्क करके छोड़ देंगे वो। ठीक है, तो अगर हम यहां बात करें पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगा? वर्क डन बाई एक्सटर्नल सोर्स। और वो कितना है आपका? पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। अब यहाँ थीटा वन की वैल्यू रखें तो कितना आएगा बताइए? यही वाला। ये तो हमने वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। इधर वही वर्क डन बाई एक्सटर्नल सोर्स जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है, कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू 90 0 हो गई, और इसकी वैल्यू क्या होगी? तो माइनस का पी कॉस थीटा। बोलो क्लियर इतना? अब आप यहां देखिए कि इफ, इसी में आप ये पॉइंट देखिए कि अगर थीटा हमारा 0 हो जाए, कितना हो जाए? 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाँ, तो मिनिमम वर्क होगा और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी नजर आ रही है, और यही थीटा हमारा 180 डिग्री हो जाए। हाँ, इसी केस में अगर थीटा की वैल्यू हमारा 0 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस का पी कॉस 0 की वैल्यू 1। ठीक है, और अगर हम थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ले लें तो यू कितना हो जाएगा? -1 होता है तो प्लस पी। बोलो है क्या नहीं? तो इससे हमें ये पता है ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ रही है निकल कर, और ये मिनिमम। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी किस केस में होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। किसमें होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और ये कौन सा होगा? अनस्टेबल। और आप देख लो प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे आप? जब आपने थीटा की वैल्यू 0 कर दी, इनिशियली ये पोजीशन ली थी, अब थीटा आप 0 करोगे तो ये वाला इधर आ जाएगा चार्ज। अगर आप यहां बनाएंगे, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये हमारा माइनस चार्ज इधर आ गया, प्लस चार्ज यहां आ गया, एंगल 0 बना। ठीक है, अब आप ये देखिए अगर ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा ऊपर की तरफ, ये वाला, तो इस पर फोर्स लग रहा है इधर, और ये जब नीचे आएगा तो इस पर फोर्स लग रहा है इधर, तो ये फोर्स किधर ले जाएगा इसको?
वापस उसी पोजीशन में, या आप, हाँ तो ये क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है। और इसी तरीके से अगर हम इस साइड रख दें इसको, जैसे ये यूनिफॉर्म और ये हमारा प्लस क्यू, 180 डिग्री घुमा दें, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का क्यू। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि इनिशियल पोजीशन ये थी, कुछ बच्चे सोचते हैं इनिशियल पोजीशन ये थी, अब 180 घुमाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, इनिशियल पोजीशन 90 थी, 180 का मतलब यहां आ गए। सही है, क्योंकि हम यहां से मेजर कर रहे हैं, यहां से नहीं, ये ध्यान रखना आप। तो हमने 180 घुमाया तो यहां पहुंच गए। अब जब यहां पहुंच गए, आप देखो थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, हल्का सा, तो इस पर लगने वाला फोर्स यहाँ, इस पर यहाँ, तो ये फिर घूमकर वापस आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, अनस्टेबल। ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, फॉर्मूला याद रखना, जरूरी नहीं हर बार इनिशियल पोजीशन 90 हो सकता है इनिशियल 30 दे दे, तब आपसे पूछ ले कि स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी बताओ और अनस्टेबल में। ठीक है, हाँ जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको, चलो नोट कर लो। नहीं मान रहे हो तो इस साइड का हो गया, पूरा ही हो गया। चलो, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, इफ अ डाइपोल of dipole moment फोर इंटू 10⁻⁶ -6 कर लेते हैं कूलॉम मीटर is placed in uniform electric field of strength 8 Newton Coulomb inverse at an angle 30 डिग्री, 60 डिग्री कर लेते हैं, 60 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड potential energy of dipole in stable and unstable equilibrium, stable and unstable equilibrium। ठीक है, potential energy of dipole in stable and stable equilibrium। स्टेबल में क्या होगा, हाँ पहले तो आप एनर्जी का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होगा, P cos θ1 माइनस cos θ2। कहाँ, नहीं नहीं यही होगा, तो ये जो पूछा है बर्तन स्टेबल, हम ही तो घुमाएंगे। हाँ सही है। तो इसके बाद अगर आप देखिए पीई, पी आपको दिया गया है कितना, 4 इंटू 10⁻⁻⁶। ई की वैल्यू कितनी दी है, 8 cos θ1, θ1 कितना है स्टेबल के लिए, θ1 तो अच्छा 60 दिया हुआ ही है, cos θ2 कितना होगा 0, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 32 इंटू 10⁻⁻⁶, इसकी वैल्यू हाफ -1 -1/2, हाँ तो 16 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल, ये आया स्टेबल। आ गया ये, स्टेबल में क्यों, cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस cos 0 की वैल्यू 1, -1/2 तो बचेगा। हाँ उसके लिए फॉर्मूला
यही तो है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना कार्य होगा, ठीक है। अनस्टेबल में क्या होगा, अच्छा हाँ वेरी गुड, 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 8 कॉस थीटा 1 कितना हो गया, cos 60 माइनस का cos 180, यही तो होगा, कितना हो जाएगा 48, चलो 4 ये हो जाएगा 32 इंटू 10⁻⁻6, ये कितना आएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस 1 मतलब 3/2, 3/2 कितना हो जाएगा 16 3 जा 48 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ये आया अनस्टेबल का, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स सही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस। जैसे मान लो यहाँ पर कोई ऐसी सरफेस है और इसका यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है ना, हाँ, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो ये है ए वेक्टर, सही है। तो आप ये देखें यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कितना एंगल बना रही है, थीटा, ठीक है। तो हमने अभी डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझ में आ रही है। तो ये अगर ई है तो यहां से हमें नंबर ऑफ फील्ड जो है वो नॉर्मल पास कराना है, मतलब हम ई का क्या लेंगे कॉम्पोनेंट, एक कॉम्पोनेंट तो वर्टिकल बनेगा जो इससे पास ही नहीं होगा, ठीक है, एक कॉम्पोनेंट जो यहाँ से पास हो जाएगा, तो हमें जो पास हो जाए वही लेना है कॉम्पोनेंट, तो जो पास होगा वो क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा। तो हम क्या लिखेंगे फ्लक्स को, फाई इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू ए, ये वेक्टर और ये वेक्टर, एरिया क्या है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डेफिनेशन मुझे लिखना, आप लिख लेना, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, it is defined as number of electric field lines passing normally through any surface is called electric flux. इट इज डिनोटेड बाय फाई, ऐसा यूनिट क्या होती है अभी लिख लेंगे, फाई इक्वल टू कितना आ गया ये, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों ई ए कॉस थीटा, इसको हम क्योंकि यहाँ ये वेक्टर और ये वेक्टर और कॉस कंपोनेंट है तो क्या हो जाएगा फ्लक्स हमारा, हाँ डॉट होता है तो ई डॉट ए, इट इज स्केलर, ये आपका स्केलर है, ऐसा यूनिट क्या होगी, हाँ बताओ ऐसा यूनिट जल्दी बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स, न्यूटन कूलॉम इनवर्स होती है ये मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। एक क्वेश्चन करके दिखा दो, एक क्वेश्चन देखो क्या है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 6k कैप न्यूटन कूलॉम इनवर्स पासिंग थ्रू a surface of area 20 meter square passing through surface of area 20 meter square lying on
YZ plane. Find electric flux. Find electric flux through this surface. ऐसा 200 कितना आ जाएगा? 200 वैसे ये वाला अच्छा है। चलो देखो, ये x और ये y और ये z है। तो एरिया हमारा कहाँ है? एरिया कहाँ है बच्चों? YZ प्लेन में। तो ये y और ये z, यहाँ पर एक एरिया बना दो ऐसे 20 यूनिट का। तो एरिया वेक्टर कहाँ आएगा? हाँ, 20 i कैप। सही है। तो अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ई डॉट ए। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसका होगा? बोलिए, आई कैप का। तो 2 इंटू 20 हो जाएगा, बाकी सब जीरो। तो आंसर कितना आया? 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स। ठीक है, नोट कर लो। इफ uniform electric field of 20 Newton Coulomb inverse is passing at 60 degree with the plane of a rectangular surface of side 2 meter and 4 meter. Find electric flux. बताइए। कितना आएगा? ए टी टी क्या है इसमें? 80। अच्छा, वो प्लेन से है। जैसे ये हमारे पास है 2 और 4 मीटर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस प्लेन से कितने एंगल पर है? 60 पर। और हमें किससे लेना होता है? एरिया से। तो एरिया से कितना होगा? 30। तो फ्लक्स कितना आएगा? ई ए कॉस 30। ई की वैल्यू 20, ए की वैल्यू 4 2 जा 8 इंटू कॉस 30 √3/2। तो ये आ जाएगा आपका 80 √3। यूनिट क्या बनेगी आपकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स। वेरी गुड। चलो देखिए गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है? इट स्टेट दैट हाँ, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग चार्ज इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, ये होता है। जैसे समझ लो आप पहले कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, अगर कोई क्लोज सरफेस है, अब सरफेस हमारी हो सकता है कि यूनिफॉर्म सरफेस हो, मतलब स्फीयर बन जाए या क्यूब बन जाए या स्क्वायर बन जाए, या कोई आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस हो इस तरीके से। आर्बिट्रेरी मतलब नॉन यूनिफॉर्म शेप, ठीक है। तो अगर हमारा कुछ ऐसी शेप है नॉन यूनिफॉर्म या फिर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया या फिर रेक्टेंगल, इस टाइप की कोई हो क्लोज्ड। नॉन यूनिफॉर्म मतलब इस समय आर्बिट्रेरी पाथ में हो, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई सरफेस है, क्लोज्ड होना चाहिए बस, उसके अंदर अगर आप कोई चार्ज रख दें क्यू, ठीक है। अब क्यू चार्ज नेट चार्ज, मतलब हो सकता है यहाँ अलग अलग चार्ज हो, लेकिन नेट हमें चार्ज अंदर फाइंड करना होगा। तो अगर किसी सरफेस के अंदर नेट चार्ज है कुछ ना कुछ, तब उससे पास होने वाला फ्लक्स जो होगा, अच्छा ये जो क्लोज सरफेस से फ्लक्स लिखते हैं वो कैपिटल फाई लिखना, बड़ा फाई ऐसे, ठीक है, और वो लिखते हैं तिरछा कट करके, ठीक। तो दिस वन इज इक्वल टू क्यू नेट
दोनों डिफरेंस बताइए। अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बताइए। ये सरफेस वाला होगा, ये क्लोज्ड का होता है। हाँ ठीक है, तो फ्लक्स तो सेम ही है। फ्लक्स तो सेम ही है, नाम तो यूज होंगे बस, सिंबल। क्लोज के लिए ऐसा मतलब। हाँ बस ये कोई दिक्कत नहीं, आपने सिंबल से करना भी क्या वैसे। तो ये हो जाएगा क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारी गॉस थ्योरम कहलाती है। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी क्लोज्ड बॉडी में कुछ चार्ज है, कुछ चार्ज, नेट कुछ ना कुछ होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो अगर हमारा जो भी चार्ज है तो वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब उस चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स होता है। ठीक है, और यहाँ साइन जो है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, नेचर पर। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, साइन के साथ चार्ज रखेंगे। ठीक है, ये इसको नोट कर लो। इट स्टेट दैट, इट स्टेट दैट, लिख लो फिर। इट स्टेट दैट 8.8 -12 electric flux through passing through electric flux through closed surface, electric flux through any closed surface, electric flux through any closed surface enclosing charge, enclosing charge, क्लोज सरफेस enclosing charge is equal to 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times net charge enclosing through that surface। क्लियर इतना? अब आप ये देखिए, अगर मैं इसी सरफेस में बात करूं तो इस चार्ज से, मान लीजिए नेट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही होंगी और वो सरफेस से कहां जाएंगी, बाहर जाएंगी। ठीक है, और हमने अभी अभी पढ़ा ही किसी सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। तो अगर मैं बाय डेफिनेशन वैसे लिखना चाहूं तो कैसे लिखूं, फ्लक्स की डेफिनेशन से, कि जो टोटल फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स। ठीक है, बाय डेफिनेशन ये बनेगा। और गॉस थ्योरम से क्या है, ये इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बाय डेफिनेशन क्या है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स। यही तो होगा भाई, टोटल सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, 5। और ये क्लोज इंटीग्रल भी यही कहता है कि टोटल सरफेस का फ्लक्स है। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। डीएस स्मॉल सरफेस एरिया, डीए कर दें, चलो एरिया कर लो। ठीक है, ये डीए है, डीए वेक्टर भी यही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी यही होगा, दोनों सेम डायरेक्शन। फिलहाल मैं प्रूफ तो नहीं करा रहा, इसका प्रूफ क्या करोगे करके, करोगे, रहने दो। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स देखिए क्या है। क्या ये फ्लक्स इस जो क्लोज सरफेस की शेप या साइज पर डिपेंड कर रहा है, नहीं, क्लोज इंटीग्रल है वो, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। मैंने बोला ना, चाहे दोनों ये हो या ये हो, कैसे भी हो, सबके लिए नहीं। टोटल फ्लक्स किसी पर डिपेंड नहीं करता, किसी एक सरफेस की बात करोगे तब डिपेंड करेगा। दूसरी चीज, ये चार्ज जो रखा हुआ है वो सेंटर पर है या सेंटर से अलग है, मतलब इसकी पोजीशन पर डिपेंड करेगा क्या, नहीं। न इसकी शेप साइज पर डिपेंड करता है, न इसकी जो इंचार्ज एनक्लोज्ड है उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फ्लक्स कैसा होता, पॉजिटिव, और रेडियली आउटवर्ड फील्ड होती। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स क्या होगा, क्यों, क्योंकि अब फील्ड इनवर्ट है। ठीक है, ये पॉइंट आपको लिखना है खुद से अभी। फिर तीसरा,
पहला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस closed surface electric flux through closed surface does not depends on shape and size of closed surface देखिए इसके प्रूफ जब हम करते हैं तो वहां से ये प्रूव हो जाता है। अब ऐसे समझ लीजिए अगर ये स्फीयर है तब भी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और अगर मैं इसको एक क्यू स्क्वायर बना दूं मतलब क्यूब बना दूं, क्यूब या रेक्टेंगल बना दूं तब रेक्टेंगुलर सरफेस तब यही होगा ना अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो इसका मतलब क्लोज इंटीग्रल भी इतना ही होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इसका मतलब ये शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा पॉइंट ये है कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ चार्ज व्हेन क्लोज्ड। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ चार्ज एंड क्लोज्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? हाँ, इट इज पॉजिटिव या वैसे लिख लो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्ज। आगे लिख लेना इट इज पॉजिटिव व्हेन चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा? चार्ज एनक्लोज्ड पॉजिटिव होता है। इट इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव व्हेन चार्ज एनक्लोज्ड क्या होगा? पॉजिटिव। सही है। और क्या होगा दूसरा पॉइंट इसी में? इट इज नेगेटिव चार्ज एनक्लोज्ड क्या हो? नेगेटिव। तो हम फ्लक्स को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट बताइए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इफ E zero, then Q क्या हो जाएगा? जीरो। अगर E जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये क्या होगा आपका? जीरो। और इसी में ये है कि इफ Q जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो। मे और मे नॉट बी जीरो। बोलो क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब ये है कि अंदर नेट चार्ज जीरो है, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नेट चार्ज है ही नहीं तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। बोलो है कि नहीं? अगर सरफेस पर देखिए अगर इनसाइड वाला चार्ज जीरो हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर वाले चार्ज पर नहीं डिपेंड करती, वो तो बाहर वाले चार्ज पर भी डिपेंड कर रही है। भाई बाहर कोई चार्ज है तो उससे भी तो फील्ड होगी कि नहीं होगी? तो वो चीज है कि अगर नेट चार्ज Q इनसाइड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकती है सरफेस पर और नहीं भी हो सकती। ठीक है ये। लेकिन हाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोल दिया जाए तो इसका मतलब है कि नेट चार्ज क्या होगा? वो जीरो ही होगा। ठीक है, कौन? ई नेट। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिखते हैं मतलब नेट चार्ज की वजह से जो भी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी सरफेस। कहाँ से? एक सरफेस बना लो ऐसे बताओ। हाँ। प्लस ना हाँ नेगेटिव से आई हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर नेट चार्ज जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी?
वही तो बताया मैंने। ठीक है, अगर किसी सरफेस में आप नेट चार्ज जीरो कर देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर होती है। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो बोल दिया तो इसका मतलब नेट चार्ज क्या है? जीरो। सही है। इसका मतलब ये सिंपल, अगर आप एक डायपोल क्लोज सरफेस में रखते हैं तो ये सेकंड वाली कंडीशन को फॉलो करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। सही है। अगर डायपोल, क्योंकि डायपोल का मतलब नेट चार्ज क्या हो गया? जीरो। ई जीरो पे नेट चार्ज जीरो है। ई जीरो का मतलब चार्ज ही नहीं होगा, तभी तो जीरो होगी। इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, चाहे यूनिफॉर्म फील्ड हो या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो, अगर हमने कोई भी कंडक्टर उसमें रख दिया तो उससे फ्लक्स कितना होगा? उससे फ्लक्स कितना होगा? जीरो। बोलो क्यों? वेरी गुड। जितनी फील्ड आएंगी उतनी ही वहां से निकल जाएंगी। ठीक है, चार्ज इंड्यूस होने की वजह से। हाँ, तो फ्लक्स थ्रू दिस कंडक्टर क्या हो जाएगा आपका? जीरो। टोटल फ्लक्स। ये ध्यान रखना, नेट फ्लक्स की बात हो रही है। सही है। चलो, चाहे फील्ड आपकी यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म। इस साइड का नोट कर लिया, रफ कर ले। उधर का भी चलो, वो करते हैं। इधर देखो, अब क्वेश्चन करना है आप लोगों ने, क्वेश्चन करना है, बात नहीं, क्वेश्चन करना है। इन द गिवन फिगर, फिगर ये कि आपके पास एक क्लोज सरफेस है। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस। ठीक, और ये कंडक्टर है। ये क्या है? कंडक्टर। ठीक है, कह रहा है यहां से एक माइनस चार्ज हमने इस साइड लाना है, क्यू। ठीक है, हाँ। इन द गिवन फिगर इफ माइनस क्यू चार्ज brought near conductor to conductor, ये गलत है, bright conductor, then find electric flux through closed surface। बताइए क्या होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब होगा या नहीं? और उसका नेचर भी बताना है। क्या हो जाएगा? पक्की बात है। देखो क्या होगा कि अगर जब ये नेगेटिव चार्ज इस साइड आएगा, क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? तो कंडक्टर न्यूट्रल होता है, मतलब पॉजिटिव इक्वल, तो नेगेटिव नेगेटिव ने रिपेल करेगा, इस साइड आ जाएगा, और पॉजिटिव इस साइड। तो यहाँ कुछ ना कुछ क्यू चार्ज होगा जो अंदर आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं? तो फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर है। ठीक है, क्यू क्या होगा? चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, इंड्यूस चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। जो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज इंड्यूस होगा वो चार्ज है ये। ठीक है, क्लियर? इतना इसको नोट कर लो। इसी तरीके से क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ, माइनस क्यू क्या होगा? माइनस क्यू, माइनस का फ्लक्स होगा। वेरी गुड। एक क्वेश्चन ये है, एक सरफेस है आपके पास, इस पर चार्ज दिया है +2Q, माइनस का 4Q, प्लस का 6Q।
सही है, ठीक है। और एक और सरफेस है, ठीक है। एक बार हाँ, यहां एक चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है। कह रहा है कि ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, इफ फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, क्यों चार्ज बता हाँ, देन फाइंड क्यों चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, फाइंड चार्ज कैपिटल क्यू। बताइए, जल्दी बताइए। 12। देखो देखो भाई, आपको कंडीशन दी है कि φ2 इक्वल कितना होगा, 4 टाइम्स φ1। अच्छा ये बताओ φ1 किसके बराबर है, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, और ये कितना होगा 2 6 - 4, मतलब कितना आएगा 2 + 2 4, तो 4 क्यों आएगा, बोलो आएगा क्या नहीं, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये कितना होगा, ये होगा 4Q ये वाला प्लस कैपिटल Q ये वाला, तो ये हो जाएगा 4Q प्लस कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इससे कैंसिल, तो ये कितना आएगा 16Q, तो कैपिटल Q बराबर 16Q माइनस 4Q, तो आंसर कितना है आपका 12Q पॉजिटिव में। वेरी गुड आंसर। बच्चों देखिए इसके कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं, जैसे क्या है, इधर देखो, यहाँ एक माइनस प्लस क्यू चार्ज, यहाँ एक माइनस क्यू चार्ज, और एक ये सरफेस, तो ये सरफेस 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब बताओ सरफेस 1 से कितना फ्लक्स, सरफेस 1 से फ्लक्स φ1 φ2, φ1 कितना होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और φ3 कितना होगा 0। क्या हो गया, क्लियर, इतना समझ आ रही बातें, चलो भाई ठीक। अच्छा ये 0 हुआ, तो ये बताओ, ये आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड है, क्या है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, सही है ना। अब यहां पर मैंने एक सरफेस रख दी, जैसे मान लो इस तरीके की सरफेस रखी हुई है, हॉलो हेमीस्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी है r, हॉलो हेमीस्फीयर, ठीक है। तो कह रहा है कि इससे फ्लक्स कितना होगा, इनकमिंग आउटगोइंग और नेट फ्लक्स, फाई इन कितना है, फाई आउट कितना है, और फाई नेट कितना है। फिर से समझ लो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, आर रेडियस का हॉलो हेमीस्फीयर रखा है यहाँ, तो इससे कह रहा है कि फाई इन बताओ कितना होगा, फाई आउट बताओ कितना होगा, और फाई नेट बताओ कितना होगा। फाई नेट तो 0 के ही पक्का है? हाँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है बताओ, फ्लक्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ये होता है। तो इनकमिंग जो फ्लक्स होगा, देखिए इनकमिंग जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया होगा इसका। जैसे आपके पास, हाँ, ये कटोरा और इस कटोरे का ये वाला एरिया जो यहां से यहां होगा, तो ये कितना होगा आपका बताइए, रेडियस आपकी आर है, और ये कितना हो जाएगा आपका, हाफ डिस्क बनेगा नहीं, तो पूरी डिस्क का कितना होता है, हाँ पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो हाफ डिस्क का कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाई, बस ये एरिया आना है यहाँ पे, नहीं समझे, समझ गए, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 लगाना है हमें। अच्छा ई इन है, इन फ्लक्स कैसा होता है नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव लेना है यहाँ पर, ई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। देखो मैक्सिमम कितनी फील्ड इससे पास हो सकती है, क्योंकि इनकमिंग इन फ्लक्स है ना, फ्लक्स कब अंदर आता है सरफेस में, जब चार्ज नेगेटिव हो, अंदर चार्ज नेगेटिव है नहीं, लेकिन फ्लक्स आना जो है वो नेगेटिव कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ जा ही नहीं है, वो तो मतलब ही नहीं है। अभी आपने क्लोज सरफेस में क्या पढ़ा था कि अगर कोई क्लोज सरफेस पॉजिटिव